आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैबलेट जो मिलने वाला है, टैब जो मिलने वाला था या फिर मोबाइल मिलने वाला है। कहीं कहीं भी टैब भी मिलेगा, मोबाइल भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे अभी हमको कुछ रिसोर्स से पता चला कि हम लोग को मोबाइल मिलेगा बड़ा सा सैमसंग A14, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो मिलेगा। कहीं कहीं भी टैब भी मिलेगा। तो वो सारा चीज़ में जो भी टैब या मोबाइल है वो सब में एक ही तरह का काम होगा, ठीक है। तो जो काम होगा तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। तो वो चीज़ को अभी हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको होगा। यहाँ पे देखिए 23 पॉइंट डिस्कस किया गया है, एक एक करके आपको हम बता देते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। जो अभी RICT में प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम उसमें भी हो सकता है, तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे क्या हो रहा था वो बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है लॉगिन नॉट हैपनिंग, मतलब लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। पहला पॉइंट में देखिए लॉगिन नॉट हैपनिंग, चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड यूजर क्रीडेंशियल। मतलब बोल रहा है अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो क्या होगा, या तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है या फिर आप यूज़र ID पासवर्ड ये गलत डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चेक वेदर यूजर इज़ नॉट इन एक्टिव स्टेटस इन दर्पण यूजर मैनेजमेंट पोर्टल, इफ़ नॉट चेंज द स्टेटस फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव। मतलब बोल रहा है कि हो सकता है कि आपका यूज़र ID इनएक्टिव होगा, तो उसको क्या करना है, इनएक्टिव से एक्टिव करना, उसके बाद ही लॉगिन हो सकता है। या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फिर पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका यूज़र ID इनएक्टिव होगा, ठीक है, इसी वजह से नहीं हो रहा है, उसको एक्टिव कर लेना तब जाके हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे बता रहा है OTP नोट रिसीव्ड। अगर आपको OTP रिसीव नहीं होगा तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है OTP नोट रिसीव्ड, सिम नेटवर्क नीड्स टू बी चेक्ड। सिम का जो नेटवर्क है, मतलब आपका जो मोबाइल में जो सिम लगा है उसका नेटवर्क चेक कर लेना है कि OTP क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट है क्लिक ऑन गेट OTP, इफ़ OTP नोट रिसीव्ड आफ्टर 2 मिनट्स ट्राई टू रीजनरेट द OTP इवन आफ्टर मल्टीपल अटैम्प्ट्स, इफ OTP नोट रिसीव्ड रिपोर्ट टू CEPT। मतलब यहाँ पे या तो सिम का नेटवर्क देख लेंगे सही है कि नहीं, उसके बाद अगर OTP बार बार आप जनरेट करेंगे, अगर 2 मिनट 3 मिनट में OTP नहीं आ रहा है तो इसका रिपोर्ट किसको बोलेंगे, CEPT को रिपोर्ट करना होगा कि OTP नहीं आ रहा है, ठीक है। तो CEPT को तो आप डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसके लिए आपको डिविजनल ऑफिस में जो ट्रेनर होते हैं उनको बोलेंगे तो वो लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। फर्दर 3 टाइप्स ऑफ लॉगिन आर अवेलेबल, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे पहले ही बताए थे कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, इसीलिए जो BPM अपना आधार से मोबाइल लिंक नहीं किया है तो आप जा कर के आधार लिंक मोबाइल कर लीजिए, ठीक है। कोई भी ऑफिस में जा कर के, हेड ऑफिस में कहीं पे भी जा कर के, या फिर IPP ब्रांच में जा कर के आप आधार से मोबाइल लिंक कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अभी आधार मोबाइल लिंक बहुत ज़रूरी हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए B पॉइंट है आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन, वही जो आप मोबाइल लिंक करते हैं आधार से तो उसमें OTP जाता है, आधार लिंक्ड मोबाइल पे OTP जाएगा तो उसी से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। पहला तो बायोमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा OTP से होगा, तीसरा है यूजर ID पासवर्ड OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यूजर ID पासवर्ड जो लगाते हैं, जो आपको यूजर ID मिलता है, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉय ID है वही यूजर ID बना सकते हैं, और OTP कोई भी रख सकते हैं, तो OTP पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं, तो पासवर्ड आप दे दीजिएगा, ठीक है। पहला तो बायोमेट्रिक से होगा, यानी स्कैनर जो उस पर फिंगर रखेंगे और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, दूसरा OTP से होगा, तीसरा यूजर ID पासवर्ड से हो जाएगा, ठीक है। अगर OTP रिसीव नहीं हुआ है तो 3 तरह से ऐसा चीज़ दिखा रहा है। थर्ड पॉइंट है नॉट एबल टू लॉग इन थ्रू आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब लॉगिन नहीं कर पा रहा है किससे, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए फॉलोइंग स्क्रीन विल बी शोन फॉर द अबव एरर, अगर आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, इंश्योर करेक्ट आधार नंबर इज इंटर फॉर ऑथेंटिकेशन। हो सकता है कि आप आधार नंबर जो डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जब भी आधार नंबर डालेंगे, एंट्री करेंगे तो उसको अच्छे से मैच कर देना, वेरीफाई कर देना कि हाँ आधार नंबर ये सही है कि नहीं, ठीक है। रीज़न क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद UID, इंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल नंबर विद आधार नंबर, जो पहले सेकंड पॉइंट में बताए थे वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है कि क्यों नहीं
हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि आपका OTP नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आधार से मोबाइल लिंक करके रखना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, यूजर अल्टरनेट मेथड टू लॉग इन यूजर एंड पासवर्ड और बायोमेट्रिक इंश्योर दैट आधार बायोमेट्रिक इज नॉट लॉक्ड इफ लॉक्ड गेट इट अनलॉक्ड बाय विजिटिंग UIDA वेबसाइट इनरोलमेंट सेंटर और थ्रू एम आधार। मतलब बोल रहा है कि अगर आपका आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है आधार से, यानी OTP नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है, आपका यूजर ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि आपका जैसे देखिए बहुत सारे आधार क्या होता है, अनलॉक हो जाता है, ठीक है, सॉरी लॉक हो जाता है। बहुत सारे आधार कार्ड क्या होता है, लॉक हो जाता है, तो उसको अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करने के लिए आपको एम आधार पे जा सकते हैं, नहीं तो इनरोलमेंट सेंटर जा सकते हैं, या फिर UIDA का जो वेबसाइट होता है उस पर जा कर के आप अपने आधार को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, इस CEPT का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है CEPT का फुल फॉर्म क्या होता है। और देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या, OTP वेरिफिकेशन फेल्ड, OTP वेरिफिकेशन फेल्ड, OTP वेरिफिकेशन फेल्ड क्यों हो सकता है, क्लोज द एप्लीकेशन एंड लॉग इन अगेन। एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। OTP वेरिफिकेशन अगर फेल हो रहा है तो, नहीं तो रीस्टार्ट कर दीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग माल फंक्शनिंग ब्लैंक स्क्रीन अपीयर्स बटन नॉट वर्किंग पेज नॉट लोडिंग। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग ब्लैंक स्क्रीन अपीयर्स बटन्स नॉट वर्किंग पेज नॉट वर्किंग। क्या हो सकता है, चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लोज द ऐप एंड लॉग इन अगेन। देखिए अभी सारा चीज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू होगा, मतलब इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इंटरनेट आपको हमेशा अप टू डेट रखना अच्छा से, ठीक है। अच्छा इंटरनेट रहेगा तो अच्छा से चलेगा। अगर ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है, सब कुछ सही है, तो क्या करना है, दूसरा आपके पास आइडिया क्या है कि आपको रीस्टार्ट कर देना। रीस्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो स्क्रीन को आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिर से रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। उस दूसरे वहाँ से हट करके फिर दूसरे में जाएंगे, फिर से वो उस स्क्रीन पे जाएंगे तो हो जाएगा, उस ऐप में उसको लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। स्कैनर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, छठा पॉइंट क्या है, स्कैनर प्रॉपरली नहीं काम कर रहे थे। यहाँ देखिए स्कैनर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, स्कैनर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन सेटिंग्स बिफोर सेटिंग स्कैनर इन एप्लीकेशन ऐप लेवल परमिशन हैज़ टू बी इनेबल्ड, then in app click on 3 lines in top left corner setting use select the। पहला क्या करना है, पहला आपको जाना है क्लिक ऑन द हॉरिजेंटल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के लेफ्ट साइड में जो हॉरिजेंटल बार है उसको क्लिक करेंगे। सेकेंड पॉइंट में जनरल में जाएंगे, सेटिंग क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन यूज, स्कैनर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द स्कैनर एक्सेप्ट, ये सारा चीज़ होने के बाद एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद स्कैनर चलने लगेगा, ठीक है। सातवां पॉइंट था वर्चुअल बैग डाटा नोट रिसीव्ड, परफॉर्म बैग ओपन ऑपरेशन बाय स्कैनिंग बैग नंबर मैनुअली एंड इंटर बियो स्लिप नंबर। यूजर कैन स्कैन आर्टिकल 1 by 1 और कैन डू डाटा एंट्री 1 by 1 एवरी 30 minutes। वर्चुअल डाटा विल बी फ्लोन फ्रॉम CSI टू डिवाइस। यानी कि वो जो आप लोग अभी भी RICT में क्या करते हैं, RICT में बैग ओपन करते हैं, तो बैग ओपन करने के लिए क्या करते हैं, जब अकाउंट ऑफिस से वो आपको बैग डाटा आता है, ये सारा चीज़ आता है, ठीक है, बैग बारकोड आएगा, तो उसको वहाँ पे जा कर के स्कैनर से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो भी आर्टिकल्स आता है, जितना भी आर्टिकल्स आएगा वहाँ पे एंट्री करते हैं मैनुअली। जैसे 25 गो आर्टिकल्स आया तो 25 आर्टिकल मैनुअली क्लिक कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे जितना लेटर है उसको सारे 1 by 1 करके क्लिक करते जाएंगे, मतलब स्कैन करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वर्चुअल बैग डाटा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट क्या है, टोकन गोट एक्सपायर्ड। टोकन एक्सपायर्ड हो गया तो अब उसके केस में क्या करना चाहिए, टोकन गोट एक्सपायर्ड, टोकन अगर एक्सपायर्ड हो गया तो क्या करना चाहिए, क्लोज द ऐप एंड देन लॉग इन अगेन। वही चीज़ है, बार बार जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखाता है टोकन एक्सपायर्ड, टोकन एक्सपायर्ड, टोकन एक्सपायर्ड। उस केस में क्या करना चाहिए कि वहाँ से हट के फिर उसी एप्लीकेशन में दूसरा बार जाना, ठीक है। यानी नहीं तो दूसरा बार नहीं तो क्या करना है, रीस्टार्ट कर दीजिए डिवाइस को, वो चलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या 9th पॉइंट में क्या है, 9th पॉइंट में क्या है,
रिसिप्ट ऑफ स्पेशल कैश रेमिटेंस बाय बीपीएम। बीपीएम जो स्पेशल कैश रेमिटेंस करता है तो क्या होता है? रिसिप्ट ऑफ स्पेशल कैश रेमिटेंस बाय बीपीएम, एन ऑप्शन स्पेशल रेमिटेंस इज मेड अवेलेबल इन ऐप। ऐप में लिखा रहता है स्पेशल ऐप रेमिटेंस, यहाँ पे देखिए डे बिगिन के बगल में है। इट इज ए स्पेशल केस वेयर कैश रिक्वेस्ट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द दर्पण डिवाइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द सेम बिजनेस डे। बीपीएम कैन इंटर द कैश रिसिप्ट डायरेक्टली बाय देम इन दिस ऑप्शन। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कैश नहीं है, आप कैश रेमिटेंस आप कैश लाना चाहते, ठीक है, वहाँ से कहाँ से अकाउंट ऑफिस से कैश लाना चाहते, तो वहाँ पे जाएंगे स्पेशल रेमिटेंस पे, आप रिक्वेस्ट करेंगे जितना भी कैश चाहिए सेम बिजनेस डे में। जैसे आज मान लेते हैं मंडे है तो मंडे को रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से उधर से सारा काम हो जाएगा। ये आपको मैनुअली नहीं डिजिटली करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैनुअली भी हो जाता है लेकिन डिजिटली करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैश फ्रॉम एओ, पहला पॉइंट में स्पेशल रेमिटेंस में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, कैश फ्रॉम एओ एंड इंटर अमाउंट एंड सबमिट। जो भी कैश आएगा कैश फ्रॉम एओ से वहाँ सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। जितना भी मान लेते हैं 50,000 कैश आया है तो 50,000 कैश एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 10वां पॉइंट है एनी एरर मैसेज और ब्लैंक मैसेज ऑन CBS एंड PLI ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए रीज़न क्या है, इट माइट बी कनेक्टिविटी इशू इन CBS एंड PLI, वेट फॉर सम टाइम एंड लॉग इन अगेन। मतलब बोल रहा है कि एरर मैसेज आ रहा है, ब्लैंक मैसेज आ रहा है, CBS कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या चाहे फिर RPL PLI का करते हैं या फिर कोई भी RDI SBR का करते हैं, तो वहाँ पे क्या ब्लैंक मैसेज आ जाता है, कुछ दिखता नहीं है, तो उस समय क्या कुछ देर रुकना है, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने पर चालू हो जाएगा। उसके बाद 11th पॉइंट में डिफरेंस इन BO वॉलेट। BO वॉलेट में अगर रुपया डिफरेंस है तो क्या करना चाहिए, रीज़न क्यों हो सकता है, ड्यू टू एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन पेंडिंग टू सिंक विद CBS एंड PLI सर्वर। मतलब ऐसा क्यों होता है, जब कभी कोई भी होना चाहिए या फिर फेल होना चाहिए, तो इसमें से दोनों में से कुछ नहीं होता, सिर्फ पेंडिंग रहता है, जिस वजह से BO वॉलेट में डिफरेंस आता है। उस आपको क्या करना चाहिए, चेक ऑल पेंडिंग ट्रांजेक्शन एंड मेक श्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन आर अपडेटेड इन द सर्वर। ट्रांजेक्शन अपडेशन कैन बी डन ओनली आफ्टर 5 मिनट्स। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर फंस गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ट्रांजेक्शन अपडेट में जाना है और जो भी फंसा हुआ है उसको जाके अपडेट करना है, या तो वो फेल होगा या फिर सक्सेसफुल होगा, आपका यही काम है। ठीक है, नोट में लिखा हुआ, इफ़ ए ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग डू नॉट अटेम्प्ट सेम ट्रांजेक्शन अनटिल एंड अनलेस द ट्रांजेक्शन इज क्लियर फॉर द सेम अकाउंट नंबर। मतलब जब मान लेते पेंडिंग है तो उस केस में क्या करना है कि आपको जा कर के अपडेट करना, अपडेट करने के बाद वो सारा चीज़ दिखा देगा, या फेल होगा या फिर सक्सेसफुल होगा। तो दूसरा बार आप क्या करना, सेम ट्रांजेक्शन नहीं करना, जब तक वो फेल या सक्सेसफुल अपडेट नहीं होगा तब जा कर के तब तक आपको दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, दो बार ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपको रुकना चाहिए और फैच स्टेटस में जा कर के चेक कर लेना चाहिए कि हाँ पेंडिंग जो था ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है। अगर फेल हुआ है तो फिर से कर दीजिए, अगर सक्सेसफुल हुआ है तो नहीं करना है। 12 पॉइंट में अनेबल टू परफॉर्म हाई वैल्यू विड्रॉल, कैंसिलेशन ऑफ हाई वैल्यू विड्रॉल। मतलब आप हाई वैल्यू विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, क्या कारण हो सकता है। BPM कैन रिक्वेस्ट हाई वैल्यू विड्रॉल फॉर एनी अकाउंट only once at a time. If one request already exists, another request for the same account is not possible. Action क्या है, ask account office to take action against the pending high value withdrawal request. After clearing the pending request, BPM can perform another high value request against the same account number. Multiple high value requests can be done simultaneously for different account. मतलब बोल रहा है कि BPM कोई हाई वैल्यू विड्रॉल कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, हाई वैल्यू विड्रॉल करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हाई वैल्यू विड्रॉल करते हैं तो क्या होता है कि एक पेंडिंग रहता ही है, फिर दोबारा करने जाते हैं तो उस समय नहीं होता है। तो आपका क्या काम है BPM का, एज ए BPM आपको क्या करना है, अकाउंट ऑफिस में पूछना है कि सर हम जो हाई वैल्यू विड्रॉल किए हैं वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो उसको जल्दी जल्दी अप्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो अगर वो अप्रूव नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप वहाँ पे RACT में जा कर के। ठीक है, अभी तो RACT नहीं मिलेगा, आप टैब में वो सब चीज़ करेंगे। RACT में भी सेम चीज़ है। ठीक है,
हाँ, मल्टीपल हाई वैल्यू विड्रॉल कर सकते हैं, सेम अकाउंट का नहीं कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंट का, मान लेते हैं राम का, श्याम का, मोहन का, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 13 पॉइंट में क्या है, इशू विद डिलीवरी अपडेट फॉर वीपी या वीपीएल आर्टिकल्स। रीज़न क्या हो सकता है, वीपीएल आर्टिकल्स शुड बी डिलीवर्ड वन बाय वन। वीपीएल आर्टिकल्स वेर इंक्लूडेड इन बल्क डिलीवरी वाइल टेकिंग रिटर्न्स। इन्फॉर्म सपोर्ट टीम CEPT। वीपीएल आर्टिकल्स शुड बी डिलीवर्ड वन बाय वन। मतलब आप जब वीपीपी और वीपीएल आर्टिकल कोई भी डिलीवरी करने जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे, बल्क डिलीवरी कर रहे होंगे, तो आप बल्क डिलीवरी नहीं करेंगे, आप एक एक करके करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको CEPT में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि वीपीपी और वीपीएल आर्टिकल्स जो उसको एक एक करके डिलीवरी करना, एक साथ नहीं करना, बल्क में नहीं करना, ठीक है। 14 पॉइंट में IPPB डाटा एंड डाटा एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, IPPB डाटा एंट्री बिफोर बोडा जनरेशन IPPB डाटा एंट्री शुड बी मेड। मतलब जब कभी डे क्लोज करना चाहते हैं तो उससे पहले बोडा जनरेशन करते हैं, तो बोडा जनरेशन करने से पहले आपको जो भी IPPB का काम हुआ है तो उसको वहाँ पे डाटा एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये करना है, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री अदर ट्रांजैक्शन लाइक एप्लीकेशन सेल्स, आधार इनरोलमेंट चार्जेस, CSC ट्रांजैक्शन, डी क्यूब्स etc which are being done at BO as per local policy to be entered in the data entry। मतलब सारा चीज़ जो भी काम हुआ है तो आपको वो जो CBS PLI करते हैं ये सब चीज़ बोडा रिपोर्ट जनरेट करने से पहले ये सब चीज़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डे इंड इज़ नॉट फॉर हैपनिंग। उसके बाद है डे इंड इज़ नॉट हैपनिंग, मतलब डे इंड नहीं हो पा रहा है, सारा चीज़ हो गया, डे इंड नहीं हो पा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। पहला रीज़न देखिए, एनी CBS PLI ट्रांजैक्शन आर नॉट अपडेटेड फॉर रिमेनिंग पेंडिंग। मतलब जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो वो पेंडिंग रह गया, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं किया, इस वजह से भी हो सकता है कि डे इंड नहीं हो रहा है। एक्शन आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या काम है, अपडेट द पेंडिंग ट्रांजैक्शन यूजिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस। आपका काम क्या है, जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन हुआ है उसको अपडेट करना है, उसके बाद कुछ भी करना है, ठीक है। उसके बाद रीजन 2 क्या हो सकता है, आर्टिकल्स आर पेंडिंग फॉर रिटर्न्स। आपका काम क्या है, टेक रिटर्न्स फॉर द पेंडिंग आर्टिकल्स। मतलब डे क्लोज इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप कोई भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि जो भी लेटर स्कैन करके रखे थे उसको डिलीवरी नहीं दिखा, इस वजह से हो सकता है कि आप डे क्लोज नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो सब चीज़ आपको करना है। उसके बाद 16 पॉइंट में क्या है, स्टैम्प सेल्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द रिसिप्ट साइड ऑफ बोडा रिपोर्ट जो अब निकालते हैं तो उसमें स्टैम्प सेल जो सेल होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया रहता है, तो क्या करना चाहिए आपको, डिटेल्स ऑफ स्टैम्प्स विल बी अवेलेबल अंडर इन्वेंट्री, स्टैम्प सेल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ बोडा। एक्शन क्या होगा, वेर एवर सेल्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द रिसिप्ट साइड ऑफ बोडा साइड में जो आप स्टैम्प सेल्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपका, तो उस केस में क्या आपको करना चाहिए, डिटेल्स ऑफ स्टैम्प्स will be available under inventory, stamp sale is not included in the receipt side of बोडा का जो रिसिप्ट साइड उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है, वो इन्वेंट्री में इंक्लूडेड रहता है। तो आपका काम क्या है, वैन एवर स्टैम्प सेल इज हैपनिंग, जब कभी स्टैम्प सेल होगा, करस्पॉन्डिंग वॉलेट अमाउंट विल बी इंक्रीजिंग। मतलब जो भी आपका RSCT या फिर आपका टैबलेट का जो वॉलेट इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मान लेते 10 रुपया था, आप इंक्रीज होकर 15 रुपया हो गया, वो होना चाहिए। एंड स्टैम्प इन्वेंट्री विल बी डिक्रीजिंग, जो भी स्टैम्प आपके उसमें टैब में रहेगा तो उसका स्टैम्प जो है कम होने लगेगा, ठीक है, और प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब वॉलेट बढ़ जाएगा। इट इज़ नॉट एन एरर, यह कोई एरर नहीं है, गलती नहीं है। प्लीज़ वेरीफाई द क्लोजिंग बैलेंस एंड वॉलेट अमाउंट वेदर बोथ आर टेलिंग और नॉट। मतलब बोल रहा है कि जो डे क्लोज करने से पहले आपको सब कुछ चेक कर देना, वॉलेट बैलेंस कितना है, स्टैम्प वैल्यू कितना है, ये सब चीज़ चेक कर देना, ठीक है, तब जाके आगे डे क्लोज करना है। 17 पॉइंट में क्या है, COD अमाउंट नॉट इंक्रीज इन द वॉलेट अमाउंट आफ्टर शोइंग डिलीवरी ऑफ COD। मतलब कोई भी COD के लिए आया है और वो COD अमाउंट दिख नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, COD अमाउंट माइट हैव बीन रिसीव्ड एज नॉर्मल रजिस्टर्ड आर्टिकल वाइल ओपनिंग बैग मैनुअली।
मतलब बोल रहा है कि जब कभी भी COD वाला आर्टिकल्स आएगा तो उसको मैनुअली रिसीव नहीं करना है। आप मैनुअली रिसीव करते इसीलिए वो वॉलेट बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ रहता। ठीक है, आपका काम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, contact CPT support team for resolution. BPM should be cautious while receiving COD articles while opening mail bag manually. मतलब जब कभी भी मेल बैग ओपन कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि कोई COD आर्टिकल्स मतलब कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल तो नहीं आया है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल को मैनुअली रिसीव कर देंगे तो वॉलेट बैलेंस इंक्रीज़ नहीं होगा, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको मैनुअली रिसीव नहीं करना है, डिजिटली रिसीव करना। ठीक है, जो सिस्टमेटिकली। उसके बाद 18 पॉइंट में क्या है, पासवर्ड स्पेसिफिकेशन। पासवर्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। मतलब जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो उसमें 8 नंबर का होना चाहिए पासवर्ड आपका। ठीक है, पासवर्ड मस्ट कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा, न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। पासवर्ड में अल्फ़ा मतलब आपका लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि ये जो डॉलर का साइन होता है, बराबर का साइन होता है, क्वेश्चन मार्क, ये सब भी होना चाहिए। 1 नंबर 1 स्मॉल नंबर लेटर, 1 नंबर 1 स्मॉल लेटर, 1 कैपिटल लेटर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। क्या होना चाहिए, एक आपका एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर यानी क्वेश्चन मार्क का साइन होना चाहिए। इस तरह से मिला के 8 नंबर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, BPM कैन इंटर ओनली द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्सेज ऑफ पासवर्ड रिसेट टाइप। मतलब जब कभी BPM कोई भी पासवर्ड रिसेट करेगा तो क्या क्या चीज़ उसको ध्यान रखना है। देखिए, लोअर केस अल्फ़ाबेट क्या होगा, A to Z, मतलब A से Z तक आपका लोअर केस यही है, क्या स्मॉल लेटर। अपर केस में का मतलब क्या समझ रहे, A to Z मतलब कैपिटल लेटर वाला। ठीक है, नंबर 0 to 9 हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकता है। उसके बाद कॉलोन, वो जो सेमी कॉलोन सब होता है वो होगा, फॉरवर्ड स्लैश हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ET सिंबल हो सकता है, @ जो लिखते हैं, एक्सक्लामेशन हो सकता है, डॉलर हो सकता है, अस्ट्रिक्स हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। ये सब चीज़ स्पेशल कैरेक्टर का अंदर आता है। ये सब चीज़ आपको पासवर्ड रिसेट या सेट करने में यूज होगा। ठीक है, 19 पॉइंट में क्या है, एरर वाइल परफॉर्मिंग CBS ट्रांजैक्शन डाटा, एरर वाइल परफॉर्मिंग CBS ट्रांजैक्शन डेट एंड वैल्यू डेट एंड सिस्टम डेट आर नॉट इन सिंक। अभी भी RACT में क्या होता है, जब रात को ऐसा कभी कुछ करते ट्रांजैक्शन तो ऐसा वाला प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ क्यों होता है, पहला रीज़न है EOD माइट हैव डन इन फिनेकल बाय अकाउंट ऑफिस। मतलब अकाउंट ऑफिस में जो होता है, जो एसओ का जो फिनेकल होता है, वहाँ पे क्या होता है, एंड ऑफ डे, मतलब डे क्लोज हो जाता है, एंड ऑफ डे हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग डे क्लोज बोलते हैं, वहाँ पे भी एंड ऑफ डे बोला जाता है एसओ में। तो वहाँ पे एंड ऑफ डे हो जाता है, इसीलिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है, DC क्लोजर फॉर प्रीवियस डे माइट हैव डन कंप्लीटेड, DC क्लोजर डे माइट हैव नॉट कंप्लीटेड। ऐसा ये भी हो सकता है, दूसरा रीज़न, कि आप क्या होता है RACT या फिर टैबलेट में डे क्लोज नहीं करते। इस वजह से भी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन डेट या वैल्यू डेट या फिर सिस्टम डेट मैच नहीं करता, सिंक नहीं रहता। ठीक है, एक्शन क्या, कंफर्म विद अकाउंट ऑफिस। ये सब चीज़ अगर हो रहा है तो आपको अकाउंट ऑफिस में पता कर लेना है। ठीक है, अगर वो यस बोल देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम आता रहेगा। ठीक है, 20 पॉइंट में क्या है, देखिए, एरर वाइल परफॉर्मिंग PLA ट्रांजैक्शन यूजर डजंट एग्जिस्ट इन सिस्टम। ऐसा अगर आ रहा है तो क्या करना चाहिए, रीज़न क्यों है, PLA GDS मैपिंग नोट डन बाय डिवीज़न। मतलब अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या है, आप कोई भी PLA ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये चीज़ आप डिवीज़न से आपको पूछना चाहिए। ठीक है, डिवीज़न में ऐसा किया हुआ नहीं, डिवीज़न वहाँ पे अप्रूवल करेगा तब जाके PLA GDS मैपिंग कर सकते। मतलब ये जो PLA मैपिंग वो सब किया रहता है तब जाके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं RPLI या PLI का। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। एक्शन क्या है, PLI GDS मैपिंग टू बी इनिशिएटेड इन दर्पण यूज़र मैनेजमेंट पोर्टल। मतलब अगर ऐसा कुछ भी करना है तो आपको वहाँ जो मैपिंग किया जाता है डिविजनल ऑफिस से, वो वहाँ पे अलो करेगा तब जाके ये सब चीज़ कर सकते। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन PLI में कर सकते हैं।
21 पॉइंट में क्या, प्रोसीजर टू विड्रॉ थ्रू आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर एपीएस से पैसा उठाना चाहते हैं तो क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। वैन एवर बीपीएम इनिशिएटेड फॉर एसबी विड्रॉल, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द डिफॉल्ट ऑप्शन एज एप्स AAPS if POSB account is linked with the Aadhaar number. If the Aadhaar details are not available for the account, the details the mode will not be available enable in the withdrawal screen. For AAPS withdrawal, the fingerprint of the customer to be captured using the biometric device. Once the same is validated using the Aadhaar system, using the Aadhaar service, the withdrawal is allowed. क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वो आधार के थ्रू अगर करना चाह रहा है तो वहाँ पे अगर वो सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आधार कार्ड मोबाइल, अगर आधार कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्या करना है कि अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट में आधार लिंक करना ज़रूरी है, तब जाके कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ करने के लिए कस्टमर का भी आधार ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। अगर आधार से पैसा तुलना चाह रहा है, विड्रॉल करना चाह रहा है, ठीक है, एसबी विड्रॉल से अगर पैसा विड्रॉ करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए बायोमेट्रिक लगेगा। और एसबी अकाउंट जो है यानी कि सेविंग बुक लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 22 पॉइंट में देखिए, वैलिडेशन इन डे इंड। डे इंड में वैलिडेशन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, day in to be performed on the same business day and border to be generated on same day. If any issues faced other than the same mentioned at point number 15 to be reported to CPT on the same day. 15 पॉइंट में क्या रिपोर्ट करने बोल रहा है, डे इंड इज़ नॉट हैपनिंग। डे इंड अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, या CBS PLI में कोई भी काम जो है पेंडिंग है, या फिर हो सकता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, ठीक है, या फिर कोई भी आर्टिकल्स पेंडिंग हो सकता है। तो ये चीज़ अगर हो रहा है, वैलिडेशन इन डे इंड में अगर वैलिडेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी ऑथेंटिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, डे इंड वो नहीं हो रहा है, तो 15 पॉइंट में जो भी चीज़ बताया गया वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है, सेम डे क्लोज करना है, डे ओपन करना, ठीक है, सेम डे सब कुछ करना है, बाकी दिन के लिए नहीं छोड़ना, ठीक है। आर्टिकल्स रिटर्न पेंडिंग इज ब्लॉकिंग वैलिडेशन फॉर परफॉर्मिंग डे इंड। BPM to ensure that returns to all accountable mails are taken before performing day in। मतलब बोल रहा है कि जब कभी डे इंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आर्टिकल्स आप स्कैन किए हैं तो सारा का आपको लेटर डिलीवरी दिखाना है, पूरा स्टेटस दिखाना, उसके बाद ही जा कर के डे इंड होगा। IP डाटा एंट्री इज ब्लॉकिंग वैलिडेशन फॉर परफॉर्मिंग डे इंड। BPM to manually perform data entry before trying day end। If there are no IPV transaction, then zero value to be entered in the IPV data entry। मतलब बोल रहा है कि आपको ये सब चीज़ करने के लिए IPV का जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको आपको मैनुअली एंट्री करना है उस डिवाइस में, ठीक है, टैब में, या फिर अभी RACT अभी टैब में करना है तो वो मैनुअली एंट्री करना है। अगर आपका कोई भी IPV का काम नहीं हुआ तो वहाँ पे जीरो कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 23 पॉइंट, ई रिसिप्ट थ्रू SMS से ई रिसिप्ट आएगा। अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल फॉर गेटिंग ई रिसिप्ट ऑफ ब्लॉकिंग से जो ई रिसिप्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट क्या है, ऑप्शन अवेलेबल फॉर गेटिंग ई रिसिप्ट ऑफ बुकिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू SMS ऑन सक्सेसफुल रिसिप्ट ऑफ SMS सेकेंड ई रिसिप्ट फॉर द सेम ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी जनरेटेड। मतलब एक ट्रांजेक्शन जो करेंगे, एक ई बुकिंग जो करेंगे, आपको मैसेज चला जाएगा लेकिन दूसरा मैसेज नहीं जा पाएगा, ठीक है। अभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेटर पोस्टिंग करते हैं तो अगर मोबाइल नंबर वहाँ पे देते हैं तो वो उसके पास मैसेज चला जाता है, जो भी काम होते रहता है सब वो मैसेज के थ्रू देखते रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पॉइंट है, आपको समझना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत हार्ड काम हो जाएगा। आप टैबलेट में काम करने से पहले ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है सुनना समझना, ठीक है, नहीं तो पता चला बहुत गलती कर देंगे, पैसा लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, सारा चीज़ को ध्यान से सीखना है और आपको अप्लाई करना है टैबलेट पे, ठीक है। जो भी आपको डिवाइस मिलेगा नवंबर नहीं तो अक्टूबर तक में, या अगस्त सितंबर तक में, या नहीं तो सितंबर तक में उसको सीखना है, तब जाके ट्रांजैक्शन करना है। ये नहीं कि हुल करके कुछ भी ट्रांजैक्शन कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाय।